कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मनाली अब बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ है कि जो डर मेरे जहन में था अब वो खत्म हो गया है। अब मैं निकी के साथ चैन से शादी कर सकता हूं। हाँ विनोद, अब निकी के साथ तुम बेफिक्र होकर शादी करो, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना। कैसी नसीहत बाबूजी? विनोद, हमारे खानदान में बीवियों का गुलाम बनने का रिवाज नहीं है, बल्कि बीवी को गुलाम बनाने का रिवाज है। बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूं कि निकी की सूरत में मैं आपके लिए बहू नहीं बल्कि एक दासी लेकर आ रहा हूं। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब। तुम मेरे खानदान का नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ, बात हो गई ठाकुर साहब से? हो गई। भाई तिवारी साहब, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। मानना तो तुम्हें ही पड़ेगा तैमूरनी। क्या सेल्समैनशिप में भाई है। मान गए तुम्हारी कन्विंसिंग पावर को। चलो अब चलते हैं। सुशील, सुशील! हाँ मैडम। ये क्या है? इतनी मट्टी। मैं एक दिन घर से बाहर रहती तुम ये हालत करते हो। नाश्ता भी अभी तक लगा हुआ है। अभी कर देता मैडम। इस कपड़े से नहीं, जाओ दूसरा कपड़ा लेकर आओ। ओ हाय निकी। हाय। अरे विनोद, क्या बात है? आज बहुत खुश हो? हाँ निकी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है। अच्छा, कौन सी रुकावट? अब एक हो तो बताओ निकी। मेरे दुश्मनों ने तो मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसे मंसूबे बना रखे थे जिससे ना सिर्फ मैं बर्बाद होता बल्कि बदनाम भी हो जाता। और इन दुश्मनों में सबसे पहला नाम है? और किसका हो सकता है? सिर्फ प्रगति के सिवाय। पता है निकी, ये औरत किस मिट्टी की बनी हुई है। जब उससे कोई काम नहीं बनता तो वो दूसरों को उकसाती है मेरे खिलाफ। इसीलिए भैया भी तुम्हें पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि ये रिश्ता ही टूट जाए। मगर निकी, मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि इस रिश्ते के टूटने का डर ही बाकी नहीं रहेगा। अच्छा? ये कौन सा इंतजाम है? वेल, तुम मेरे करीब आओ तो बताओ। लो आ गई। देखिए, शादी का मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। विनोद, इस बात से तो मैं भी खुश हूँ। तो फिर देर किस बात की? हाँ, देर किस बात की है?
पंडित को कहकर शादी का मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त? लेकिन हमारी शादी तो मैजिस्ट्रेट के सामने होने वाली है ना, इसमें पंडित और मुहूर्त कहाँ से आ गए? जैसे तुम पसंद करती हो। देखिए, मगर माँ बाप की खुशी के लिए, उनकी परंपराओं के लिए, उनके रस्म और रिवाजों के लिए हमें फेरे तो लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन फिर मेरी भी 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? एक तो हमारा जो बिजनेस एग्रीमेंट है उसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे, और दूसरा उस हवेली में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करने होंगे। नो प्रॉब्लम्स। जो तुम्हें करना है, जो भी चेंजेस करने हैं तुम्हें, हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपने उन सर्वेंट्स को नोटिस दे दो। देखिए, उन्हें नोटिस देने की क्या जरूरत है? तुमने कह दिया, समझो हो गया, बस। या और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। जैसे ये काम हो जाते हम शादी कर लेंगे। जल्दी किस बात की है? ओ हाँ, जल्दी किस बात की है? यस। तो कब कर रहे हो तुम ये सब जो मैंने कहा? जितनी जल्दी हो सके मैं रतनपुर के लिए रवाना हो जाता हूँ। पूरी दिन जितनी जल्दी हो सके। आज क्यों नहीं जाते? Okay, my lord, I will go right now. Happy? Bye. परदेसी, ये क्या हो गया? अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस हवेली से इस तरह दाना पानी हमारा उठ जाएगा। हाउ राम कटोरी, मैं क्या क्या सपने देखा था। मैं इस हवेली को अपना घर समझ बैठा था। मैं सोचा था इस हवेली में रह को मैं तेरे से शादी करूंगा। अगर घर की छती सिल जाएगी तो हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? ये छोटे ठाकरा तो हमें चांस भी नहीं दिए दूसरा ठिकाना ढूंढने के वास्ते। हाँ परदेसी, तू बिल्कुल सच कह रहा है। अरे तुम मर्द लोग तो किधर भी रह सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाके रहूंगी? क्या हो गया पंडित जी? हाँ बुरे महाराज, अब क्या होगा? कुछ तो बोलो ना। क्या बोले बेटा, क्या बोले बिटिया? पंडित जी तुम्हें रो रहे पंडित जी? अरे बचवा, रोना इस बात का नहीं है कि अब हमारा क्या होगा। हमारे हाथ पैर तो सही सलामत है बेटी, शरीर में ताकत तो है। भीख नहीं मांगेंगे हम, भीख कभी नहीं मांगेंगे। अरे भीख मांगते हुए हम शर्म से जमीन में गड़ने जाएंगे बचवा। हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमारे बच्चे हो, और बाप के रहते हुए बच्चे कभी बेसहारा नहीं होते बेटी, नहीं होते। वादा करते हैं तुमसे कि कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगे, नहीं सोने देंगे। अरे देखो, जिस ईमानदारी और वफादारी से हमने हवेली की सेवा की है, उसी तरह हमारी मलकी ने हमेशा हमारे सिर पर ममता का हाथ रखा, हमारे दुख को अपना दुख समझा। लेकिन उन्हीं के बेटवा छोटे ठाकुर हमसे कहते हैं कि हवेली से निकल जाओ, निकल जाओ, जैसे जूता मार रहे हो अपने मुंह पर। यही तेरा कहना हमको मिला है, यही मिला है भगवान। ठीक नहीं बनवाइए ना, अभी तो वो ठीक से बहू बनी भी नहीं और हमको निकलवा दिया। इतनी पुरानी आदमी को निकल, मर का ही नहीं गए। अरे कहो बात नहीं, चले जाएंगे, हम भी खुददार आदमी हैं, चले जाएंगे। अरे बुरे महाराज को नौकर जैसी कमी है कहा?
नहीं, 1000 लोग हमको बुलाएंगे, 1000 लोग बुलाएंगे, इतना ठीका है। जिंदगी में हमने रसोई का काम को चला। चलो चलो, उठाओ सामान, राजकोट चल बेटा, उठाओ सामान। भूरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपको नहीं मालूम मलकिन? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब हमारी इस हवेली में जरूरत नहीं रही मलकिन। किसने कहा ये आपसे? छोटे ठाकुर ने। विनोद ने? हाँ, उन्होंने कहा है कि हवेली का सारा पुराना सामान बदल दिया जाएगा। अब हम इस लायक नहीं रहे मलकिन कि हवेली की सेवा कर सके। उन्होंने हमको नोटिस दिया है कि हवेली छोड़कर चले जाओ। इस तरह यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम ये हवेली छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन छोटे ठाकुर का हुक्म है मलकिन। अगर ये उसका हुक्म है तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं, ना ठाकुर साहब है ना विनोद। आप लोगों को यहाँ तक मेरे ससुर जी लेकर आए थे, और इस तरह इस हवेली से कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा न कहिए मलकिन। अरे आपका दिल तो मोम है, लेकिन छोटे ठाकुर तो पत्थर है मलकिन, पत्थर। उनका हुक्म कैसे टाले बताइए। भूरे महाराज, अगर ये उसका हुक्म है तो मेरा भी ये हुक्म है कि आप इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आप मेरे हुक्म को नहीं मानना चाहते तो आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। अरे ऐसा करके तो मलकिन आपने अपने मुंह पर जूता मार दिया मलकिन, जूता मार दिया। बेटी, हाँ बताओ, अब हम कैसे हवेली को छोड़ के जा सकते हैं बचवा? नहीं जाएंगे हम। अरे हम नहीं जाएंगे। हम ठाकुर के जूता खाएंगे, लेकिन हवेली को छोड़कर हम नहीं जा सकते। हम मार्केट को नहीं छोड़ सकते बचवा, नहीं छोड़ सकते। हाँ बनवारी लाल जी, माल की डिलीवरी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बाबूजी, वो क्या बात है, कहो। बाबूजी, निकी हवेली में आने से पहले इस हवेली का रंग रूप बदल देना चाहती है। हवेली का रंग रूप? ओ जी बाबूजी, हाँ। उसे ये सब दकियानूसी से लगता है बाबूजी। अब लगेगा क्यों नहीं बाबूजी? उसकी जिंदगी अमेरिका में गुजरी है। वो जिस माहौल से आई है बाबूजी, वैसा ही माहौल वो यहाँ चाहती है। विनोद, तो क्या वो सब कुछ यहाँ बदलना चाहती है? नहीं बाबूजी, सिर्फ हवेली का डेकोरेशन। बाबूजी, वैसे मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से बात भी कर ली है बाबूजी। निकी चाहती है कि हवेली में मॉडर्न डेकोरेशन हो। इन पुरानी चीजों से वो को पसंद नहीं करती बाबूजी। ठीक है विनोद, अगर बहू पुरानी चीजों को बदलना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वाह ठाकुर साहब, वाह, क्या बात है। हमारी होने वाली बहू जो इस हवेली में आ रही है वो नए विचारों की है। उसे पुरानी चीजें पसंद नहीं है। और इस हवेली की दीवारों को देखा, जिस पर अब नया रंग रोगन भी नहीं चढ़ सकता, और इस हवेली की छत को देख रहे हैं जो चरमराकर कभी भी गिर सकती है। ठाकुर साहब, इस हवेली की बुनियाद तो कब की कमजोर हो गई, और ये फर्नीचर, इस फर्नीचर को दीमक चाट रही है। और ये देखो, यहाँ की सजावट, ये भी तो पुरानी हो चुकी है, इसे भी फेंक दो। ठाकुर साहब, जब मैं इस हवेली में बहू बनकर आई थी तब मैं भी जवान थी, आप भी जवान थे, मैं भी खूबसूरत थी। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं पुरानी हो चुकी हूँ, आप भी पुराने हो चुके हैं। अपनी बहू से कहिए कि हमें भी उठाकर फेंक दे। और ये आपका बेटा, ये कौन सा नया रहा है? ये भी तो पुराना हो चुका है।
अपनी बहू से कहिए कि जब हवेली की हर पुरानी चीज को हटाया जा रहा है तो इसे भी और हमें भी निकाल कर फेंक दे। देखो ठकुराइन, तुम हर बात का एक गलत मतलब निकाल लेती हो। क्यों ना निकालूं? जब मैं इस हवेली में आई थी तो मैंने तो किसी चीज को नहीं बदला। यहाँ की परंपराएं पुरानी थी, यहाँ की रस्में पुरानी थी, यहाँ का सामान पुराना था और यहाँ के नौकर भी पुराने थे। मैंने तो किसी चीज को नहीं बदलना चाहा। माँ, जमाना बदल रहा है और बदलते हुए जमाने के साथ साथ हर चीज बदल रही है माँ। नहीं विनोद, जब तक मैं जिंदा हूं इस हवेली से कुछ भी नहीं बदलेगा। जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी। इस हवेली से कोई नौकर नहीं निकाला जाएगा और यदि किसी ने उसे निकालने की या फेंकने की कोशिश की तो इतना याद रखना, मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। और हाँ ठाकुर साहब, आपका ये बेटा तो नादान है, शायद मेरी बात ना समझे, लेकिन आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि मैं किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी संस्कृति सबसे ज्यादा प्यारी है और मरते दम तक रहेगी। तिवारी साहब, आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? बैठ जाओ डॉक्टर, बैठ जाओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ? कोई गड़बड़ हुई है क्या तुमसे? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं इसलिए घबरा रहा हूं, कहीं तुम फिर किसी पेशेंट को लेकर तो नहीं आ गए? नहीं डॉक्टर, मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं है। वैसे तुम हो मुकद्दर के सिकंदर। जो ऑपरेशन तुम्हें करना था अब वो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि तुम एक और जुर्म करने से बच गए। हाँ, अगर तुम ये काम कर देते तो हमारा पुराना हिसाब चुकता हो जाता। खैर, तुम्हारा पुराना जुर्म तो तुम्हारे साथ है ही, और मैंने जो तुम पर फेवर की थी वो भी तुम्हारे ऊपर उधार है। वो फिर किसी दिन वसूल कर लूंगा तुमसे। इस वक्त तो मैं तुम्हें यह कहने आया था कि तुम शक्ल और सूरत से बहुत डरपोक लगते हो। इस बदहवासी में अगर कहीं मरमुरा गए तो मेरे हाथ से एक जान चली जाएगी। मगर अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरी एक बात मान लो। क्या बात मान लो? मेरे साथ हाथ मिला लो। हर दूसरे और तीसरे दिन मैं तुम्हारे पास पेशेंट भेजता रहूंगा। तुम भी कमाओ और मैं भी कमाऊं। देखिए तिवारी साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझे आप ऐसी उलझनों में मत उलझाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। नहीं डॉक्टर, एक जुर्म तो तुमने किया ही है और उसकी कीमत तुम्हें एक और जुर्म करके चुकानी पड़ेगी। मेरी बात मान लो, समझे? अब मैं चलता हूं। हाय गीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम कैसी हो? अरे नहीं, खाना तो अभी नहीं खाया, वो आएंगे तभी खाएंगे ना। पता नहीं क्या आजकल क्लिनिक में देर हो जाती है उन्हें। हाँ हाँ हाँ, ठीक। गीता, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। आज आप जल्दी आ गए, चलिए अच्छा हुआ। अब हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती। खाना भी? अरे अभी नहीं तो फिर कब? शकुंतला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बैठो।
कहिए, क्या बात है? देखो शकुंतला, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुमसे पहले कभी कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक बात ऐसी है जो मैंने तुमसे छुपाई है। कौन सी बात छुपाई है आपने? कुछ दिन पहले मुझसे गलती हो गई थी एक, बल्कि यूं कहो कि मुझसे अनजाने में एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? हुआ ये, एक अबॉर्शन का केस था और मेरे हाथों एक औरत मर गई। पुलिस केस बनने वाला था। अपनी बदनामी के डर से, अपने कैरियर के डर से, अपने आप को बचाने के लिए मैंने इंस्पेक्टर तिवारी की मदद ली और उसके लिए मैंने उसे अच्छी खासी रकम भी दी। उसने एक केस तो रफा दफा कर दिया, जिस केस में मैं बेगुनाह था और बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने आप को गुनहगार समझ रहा था। उस दिन तिवारी मेरे पास आया था। वो जबरदस्ती मुझसे एक लड़की का अबॉर्शन करवाना चाहता है और मैं ये जुर्म करना नहीं चाहता। वो मुझे धमकी देकर गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बदहवासी में मैं कागज पे कुछ भी लिख रहा था। तुमने भी वो कागज देखा था। तुमने मुझसे कई सवाल भी किए और मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। मगर आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी हमराज हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं शकुंतला, ये मेरी बदकिस्मती थी कि जो भूल मुझसे नहीं हुई थी उसका एहसास मुझे सता रहा था। और आज जो गुनाह मुझसे हुआ है, शायद तुम मुझे माफ कर दो। अजब दास्तां है, अजब है कहानी।